लाहौर, सुबह खैर जनाब। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जनाब, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। उम्मीद है कि आप लोग भी इस वक्त जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे और एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारने की कोशिश भी कर रहे होंगे। और जनाब, रोज़ाना की बुनियाद पर कोई एक नई चीज़ या नया पैगाम मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आज भी एक ऐसा ही पैगाम है जो आपके साथ मैंने शेयर करना है। और आपने भी सुन रखा होगा कि फ़लाँ बहुत बड़ा आदमी है, उसने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, फ़लाँ शख्स बहुत मालदार है, उसके पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बैंक बैलेंस है। और फिर एक तारीफ़ यूँ भी की जाती है कि फ़लाँ शख्स बहुत सखी है, गरीबों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है और खुले दिल से अपना जो माल है वो ख़र्च करता है। लेकिन मैं आपके साथ एक बड़ी खूबसूरत सी तारीफ़ शेयर करती हूँ कि बड़ा आदमी कौन होता है। बड़ा आदमी वो होता है जिसके पास जाने वाला कोई भी शख्स अपने आप को छोटा महसूस ना करे। यानी जब भी कोई उसको मिलने जाए तो ख्वाह वो उससे दौलत या मर्तबे में कितना ही कम क्यों ना हो, कितना ही नीचे क्यों ना हो, लेकिन उस शख्स को उस चीज़ का एहसास तक ना हो कि मैं ऐसे शख्स के पास इस वक्त मौजूद हूँ कि उसके सामने मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है, और वो अंदर ही अंदर एहसास कमतरी का शिकार होता रहे। बल्कि इस तरह से मुखातिब और गुफ्तगू की जाए कि वो अपना कोई भी जो मसला है वो आपसे बयान कर सके और आप बिना किसी लालच के उसका मदावा भी करो। तो ऐसे आदमी को एक बड़ा आदमी, सखी आदमी, और ये सारा कहते हैं कि जनाब वो एक अच्छा आदमी है, उसकी शख्सियत अच्छी है। तो हमें बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी नफ़रत के, बग़ैर किसी भी चीज़ के जनाब हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। और लोगों को जो एहसास कमतरी में हम मुब्तला कर देते हैं, ये उन्हें सिर्फ़ एहसास दिलाकर, हमारे अल्फाज भी वहाँ पर काम नहीं करते और हम बोलते भी नहीं हैं, ना ही हमारे एक्शंस, हम सिर्फ उनको एहसास ही दिलाते हैं, उसके लिए अल्फाजों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वो नेक्स्ट पर्सन जो होता है वो एहसास कमतरी में चला जाता है। उसके लिए वो सिचुएशन कितनी बुरी हो सकती है, कभी ये हमारे ऊपर गुजरे तो हमें पता चले। तो इसलिए कोई बंदा अगर आपके पास आ रहा है कोई अपनी परेशानी लेके, तो आप उसको ये ना जताएं कि तुम्हारी हैसियत तो मेरे से कम है और मैं मालो दौलत में, हैसियत में, ओहदे में तुमसे कितना बड़ा हूँ। तो इसलिए अपने ओहदे का, अपनी हैसियत का जनाब अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाना चाहिए। लोगों को कमतर नहीं समझना चाहिए, अपनी बराबरी का उन्हें हमेशा जो जगह है वो देनी चाहिए, क्योंकि आप भी इसी ज़िंदगी में, इसी दुनिया में रहते हैं और वो लोग भी। तो ऊंच नीच आते हुए पता नहीं चलता ज़िंदगी में, इसलिए अच्छे तरीके से हमें हमेशा अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ख़ुद तो गुजार रहे होते हैं लेकिन दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। तो ये आज का पैगाम था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। जनाब, सेगमेंट है हमारा सेहत और फिटनेस, और आज जिस मसले पर हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत यहाँ मसला है, और वो मसला है ब्लड प्रेशर का, जिसे मेडिकल साइंसेज में खामोश कातिल कहा जाता है, क्योंकि इसकी अलामात जल्दी ज़ाहिर नहीं होती हैं और इंसानी दिल के धड़कने के अमल से खून पूरे जिस्म में हमारे गर्दिश करता है और उसे मतलूबा तवानाई, ग़िज़ाइयत और ऑक्सीजन मुहैया करता है, और जिसकी वजह से हम अपने जो रोज़मर्रा के उमूर हैं वो खुश असलूबी से सरअंजाम दे रहे होते हैं। और ये खून जिस्म में मौजूद नालियों पर एक ख़ास किस्म का प्रेशर डालता है जिसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है, और इस ब्लड प्रेशर के ऊपर या फिर नीचे होने से किसी भी सेहत की संगीन सूरत हाल पैदा होने के इम्कानात भी बढ़ सकते हैं, जिनमें फॉलेज हो सकता है, हार्ट अटैक, हार्ट फेल और गुर्दे की बीमारी भी हो सकती है। और एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 52% जो पाकिस्तानी आबादी है वो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है, और 42% लोगों को तो पता ही नहीं है कि वो हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज़ में मुब्तला ही क्यों है। और पाकिस्तान हाइपरटेंशन लीग नामी एक तिब्बी तंजीम है, उनके मुताबिक हर 20 में से 9 जो पाकिस्तानी हैं वो हाई ब्लड प्रेशर की हालत का उन्हें सामना करना पड़ता है। और ऐसे शहरियों में जो नौजवान हैं उनका तनासुब बहुत ज़्यादा है, उनकी रेशो बहुत ज़्यादा है। तो ब्लड प्रेशर का जो कंट्रोल में रहना वो कितना ज़रूरी है और उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ब्लड प्रेशर का लो होना या हाई होना कितना ख़तरनाक भी साबित हो सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर हुमा अशरफ है, कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन हैं। डॉक्टर हुमा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप?
आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप डॉक्टर मैम सबसे पहले तो बताइए, जिस तरह मैंने ब्लड प्रेशर के बारे में बताया कि 52% जो पाकिस्तानी आबादी है वो इस ब्लड प्रेशर का शिकार है, वो चाहे लो है या हाई ब्लड प्रेशर है। तो और ख़ास करके नौजवान नस्ल में भी ये चीज़ पाई जा रही है। पहले होता था कि 50 ईयर्स से जो अबव लोग होते थे, हमारे बुजुर्ग हजरात होते थे, उनमें ब्लड प्रेशर का मसला होता था। अब नौजवान नस्ल में इवन के बच्चों में भी पाया जा रहा है। तो इसकी क्या रीज़न्स हो सकती हैं? इसके बहुत से रीज़न्स हैं। एक तो हेरिडिटी तो एज में 40 इयर्स के बाद आता है। अच्छा। लेकिन जो यूथ के अंदर ये हो रहा है बिकॉज इट्स एन अनहेल्दी लाइफस्टाइल। ओके। एक्सरसाइज नहीं है, बच्चे पानी पीना नहीं पसंद करते इतना ज़्यादा, दे टेक लॉट्स ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। और जो एनर्जी ड्रिंक्स आजकल आ रही हैं उसमें हैवी कैफीन है। प्लस ओल्ड टाइम में ये था कि होम फूड वाज अ प्रेफरेबल फूड। अब होम डिलीवरीज हैं, यू डोंट नो कि वो कौन से फैट्स के अंदर वो खाने बनाए जा रहे हैं, क्योंकि होम डिलीवरीज का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हो गया है। एंड फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है। इन ओल्ड टाइम देयर वर बिग स्कूल्स, बच्चों की एक्सरसाइज होती थी, फिज़िकल एक्टिविटी थी। प्लस जो हाई टेक्नोलॉजी है, बच्चे हैं, बॉयज़ हैं, अगर दे आर मोस्टली स्कूल जाते हैं उसके बाद दे आर ऑन द या टैब्स में होते हैं उनके, या मोबाइल्स पे लगे होते हैं, या PS5 हैं, Xbox हैं, तो उनका द एज इट इज़ आई सेड कि उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी बच्चों की नहीं रही है। अच्छा। स्पोर्ट्स नहीं है एंड दे आर ईटिंग रॉन्ग, जिसकी वजह से जो खा रहे हैं वो बर्न भी नहीं हो रहा, वो सैचुरेट हो रहा है उनकी बॉडी के अंदर। सही। एंड ओबेसिटी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। बच्चे ओवरवेट हो रहे हैं, सिटिंग उनका ज़्यादा टाइम गुजरता है। एंड इसमें कोई डिनाइल नहीं है बिकॉज बच्चों के ऊपर एजुकेशन का प्रेशर भी इतना ज़्यादा हो गया है। वो स्कूल से आते हैं, उसके बाद ट्यूशन्स में लग जाते हैं, तो देन देयर इज़ हार्डली एनी टाइम लेफ्ट फॉर देम कि वो कोई एक्सरसाइज करें या फिज़िकल एक्टिविटी में इंडल्ज करें। तो इट्स अ लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है एंड वी नीड टू फिक्स दैट, बिकॉज जब आपकी यंगर जनरेशन इज़ गेटिंग हार्म, तो दिस इज़ एन अलार्मिंग इशू। मतलब अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमारे जो यंगेस्ट लोग हैं, जो बच्चे हैं ख़ास तौर के, वो इस चीज़ में मुब्तला हो रहे हैं। तो इसको मतलब किस तरह ओवरकम किया जा सकता है, इसका मतलब कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है? बहुत से लोग हैं उनको हाई ब्लड प्रेशर होता है या लो होता है, तो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं, या उनको समझ ही नहीं आ रही होती कि उनके साथ हो क्या रहा होता है। उसके लिए अवेयरनेस है आपको अपना डॉक्टर्स को, इवन बच्चे जो हैं वो पीडियाट्रिशियंस के पास जाते हैं। 3 इयर्स के बाद जो है बच्चे का चेकअप होना है। छोटे बच्चों का ब्लड प्रेशर जो होता है उसका कफ वगैरह सब जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं दे डू चेक द ब्लड प्रेशर। उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है, सम टाइम देयर आर फ्यू कंजेनिटल एनोमलीज़। अच्छा। बच्चों के किडनी के अंदर कोई इश्यूज़ होते हैं या वेसल्स की नैरिंग होती है, उसकी वजह से भी प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। या हेरिडिटी होते हैं जो छोटे बच्चे 3 साल के बाद मॉनिटर करना ज़रूरी है। प्लस ये कि हम समझते हैं कि बच्चा है तो उसे कुछ नहीं हो सकता। तो चेकअप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक ईयरली ही बेशक आप या 6 मंथली है बच्चे का ब्लड प्रेशर चेक करवा लें। और अब तो डिजिटल ब्लड प्रेशर्स हैं, बट ये कि जो आले अवेलेबल हैं दे आर नॉट 100% एक्यूरेट, बट यू कैन ऑलवेज गेट इट चेक। कंपेयर कर लीजिए और उसमें से एरर आप निकाल लें। तो मॉनिटरिंग इज़ द बेस्ट वे। फिज़िकल एक्टिविटी, हाफ एन आवर वॉक इम्प्लीमेंट करें बच्चों को, बच्चों में पानी की हैबिट डालिए, या बड़ों के अंदर भी यही है कि वी नीड टू चेंज द लाइफस्टाइल, बिकॉज हम दूसरी चीज़ें बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, बट इन द प्रोसेस वी आर ओवरलुकिंग आवर हेल्थ, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, तो इसके सिम्टम्स के बारे में कुछ बात सिम्टम्स जो होते हैं, हाई के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और लो के क्या सिम्टम्स? लो ब्लड प्रेशर जो है, अगर देखें नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता करना है। जो यंग लेडीज़ होती हैं उनका यूजुअली, यंगस्टर्स का, बच्चियों का, उनका बीपी नॉर्मल से कम रहता है। अच्छा। और ये हमारे यहाँ एक बहुत कॉन्सेप्ट है कि ज़्यादातर लोग ये कंप्लेन कर रहे होते हैं जी मेरा ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। हाँ। नॉर्मल ब्लड प्रेशर अगर 100 और 55 से ज़्यादा है तो देन इट इज़ फाइन। और अगर किसी को लूज मोशंस नहीं है, डायरिया नहीं लगा हुआ, वॉमिटिंग नहीं है, विच आर द रीजंस के बीपी कम हो सकता है, वो अगर नहीं है, वो है तो उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, लेकिन अदरवाइज आप इट्स नॉर्मल। जो हाई ब्लड प्रेशर है वो पुराने ज़माने में कहते थे कि एज के साथ ब्लड प्रेशर अगर थोड़ा सा ज़्यादा है तो डजंट मैटर, बट जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है वो कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर हर एक का 120/80 है।
अगर अच्छा। आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, जिसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो अगर आपका 130 से एक्सीड कर रहा है तो दिस इज़ हायर साइड, और नीचे वाला ब्लड प्रेशर अगर 89 से प्लस जा रहा है तो देन यू नीड टू इनिशियली मोनिटर, अपना सही। लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, एंड इफ़ इट इज़ गोइंग मोर हायर देन टेक मेडिसिन। अगर आप अनडायग्नोज और अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर को छोड़ेंगे तो उसका टारगेट ऑर्गन इज़ योर आइज, योर किडनी एंड ऑल दी ऑर्गन्स इंक्लूडिंग योर हार्ट। ये हाई ब्लड प्रेशर की वजह जी से हाई हो ब्लड सकता प्रेशर है। लो में तो अगर आपका एक लो रहता है, तो अगर कुछ लोगों का ज़्यादा लो रहता है तो यू कैन ऑलवेज ऐड ORS ले सकते हैं, पानी का इंटेक ज़्यादा कर सकते हैं और अपने सिंपल टेस्ट करवा सकते हैं। अच्छा। रूटीन चेकअप्स जो होते हैं ब्लड के, दैट गिव यू लॉट ऑफ आइडिया, आपको दे देते हैं कि इस वक्त आपकी बॉडी कहाँ है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवा सकते हैं, जो अच्छा। कि नमकियात हमारी बॉडी में होते हैं, बताते हैं कि सोडियम कितना है, क्लोराइड, पोटेशियम। तो अवेलुएशन ब्लाइंडली किसी चीज़ को ट्रीट करने से बेहतर है कि इन्वेस्टिगेट करवाएं, कंसल्ट योर डॉक्टर जो भी मतलब है। दोनों में से जो हाई ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा खतरनाक जी है वो हमारे लिए। क्योंकि एक लो जो होता है वो तो किसी का रहता है। हाँ, अगर किसी इलनेस की वजह से कोलैप्स हो रहा है, या जैसे आई मेंशन के डिहाइड्रेशन हो रही है, तो उसको तो फिर आप सही कर लेते हैं। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि ये आपका प्रेशर आपकी ब्रेन में इंक्रीज़ करता है, अच्छा। जिससे फालिज हो सकता है, हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, हार्ट अरेस्ट हो सकता है, किडनी फेलियर्स हो सकते हैं, आंखों की बिनाई बहुत ड्रॉप हो अच्छा। सकती है, एंड एवरीथिंग, जो सारे ऑर्गन्स को ये, बिकॉज इट्स अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। जैसे डायबिटीज़ है, एज यू मेंशन अर्लियर, इट्स कॉल्ड साइलेंट किलर, खामोशी से इंसान को मारता है। सिम्टम्स ये ज़्यादा नहीं देता, और हमारे यहाँ यूजुअली एक मिसकॉन्सेप्ट है कि आप समझते हैं हेडेक है तो ब्लड प्रेशर होगा। Exactly, हाँ। समटाइम्स इट्स नॉट द फर्स्ट सिम्टम। आपकी नेक के अंदर पेन होना, शोल्डर के अंदर डिस्कम्फर्ट होना, अच्छा। दैट कुड बी वन ऑफ द फ्यू साइंस। पेल्पिटेशन होना, ब्रेथलेसनेस होना, बिकॉज आपका हार्ट जो है वो अनेबल है कोप करने के लिए आपका प्रेशर के इंक्रीज को। तो इसके सिम्टम्स बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। वेट वेरी लॉस कर सकते हैं कि किसको जी किस तरह बिल्कुल के सिम्टम्स आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये Person to सिम्टम्स person हो नहीं सकते देता, vary। लेकिन हाँ, अगर बहुत हाई सीवियरली हाई हो तो देन यस, फिर तो एक्सट्रीम सिम्टम्स भी आ सकते हैं। अच्छा, तो इसका हल सिर्फ यही है कि अगर आपको एक्सट्रीम स्टेज पर आप पहुंच गए हैं तो आपने सिर्फ मेडिसिन से ही इसको कोप अप करना है, या बाकी चीज़ों के साथ भी हम इसको बेहतर बना सकते हैं? नहीं, देखिए, एज आई मेंशन कि लाइफस्टाइल चेंजेस आर इम्पॉर्टेंट। अगर आप ओबेस हैं तो अपना फैट कंट्रोल कीजिए, अपने ब्लड टेस्ट करवाएं, अपना एल्डरली हैं या 40 प्लस हैं या 35 है। फीमेल के अंदर हार्मोन्स होता है, आपने हार्डली कभी सुना होगा किसी औरत को 50 या 45 ईयर से पहले हार्ट अटैक हुआ, बट फॉर मैन इट इज़ डेंजरस। हमारे यहाँ कंट्रोल Very नहीं common। करते हैं, दे टेक एग योक्स, ओके। 2-2, 3-3 एग योक्स। अब एक एग योक के अंदर 250 कोलेस्ट्रॉल है, आवर बॉडी नीड्स 200। तो मोनिटर करना ज़रूरी है कि व्हाट यू आर ईटिंग और आपका ब्लड क्या पिक्चर बता रहा है। सही। तो दैट इज़ द ओनली थिंग कि आप मोनिटर कीजिए, आ रहा है तो उसको अनडायग्नोज ना छोड़ें, गेट ट्रीटमेंट। अगर 140 से ज़्यादा है तो ट्रीटमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज वो फिर आपका साइलेंटली आपके सारे ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। प्लस ये कि इसमें हेरिडिटी भी होता है, जिनकी फैमिलीज़ में जैसे एक पेरेंट को है एंड देयर आर 4 उनके बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, तो उसमें से 50% आर गोना गेट इट आफ्टर 40। तो ये सारी जेनेटिकली कोडेड डिसऑर्डर्स भी हैं, लेकिन उसको गुड है लाइफस्टाइल से, अच्छी हेल्दी से, वेट मेंटेन करने से, सेंसिबल ईटिंग से यू कैन मेक इट स्लो, कम होगा। और अगर अवेयरनेस है, किया जा सकता है, मतलब अगर हो रहा है तो फिर सारी जिंदगी इसकी मेडिसिन नहीं, नॉट नेसेसरी। अगर आपने जिस रीज़न से हो रहा है, फर्ज करें किसी का कोलेस्ट्रॉल हाई है, अच्छा। उसका वेट ज़्यादा है, वो उसको मॉनिटर कर सही। लेता है। लेकिन अगर जिनको एसेंशियल है और है ही, और एक होता है एसेंशियल जो कि ब्लड प्रेशर है, प्राइमरी ब्लड प्रेशर या एसेंशियल, दूसरा है सेकेंडरी। कुछ डिजीज़ेज हैं जैसे किडनी की डिजीज़ है, वो भी ब्लड प्रेशर, तो वो तो उसकी डैमेज हुआ है, तो उसकी वजह से भी बीपी हाई होगा, तो उसको आपने मेंटेन रखना है, क्योंकि अगर वो हाई होगा तो फर्दर डैमेज करेगा। सो इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द डायग्नोसिस के रीज़न क्या है।
रीज़न क्या है, उसके थ्रू आप ये डायग्नोज कर सकते हो और फिर उसके ऊपर कंट्रोल भी कर सकते हैं। जब आपको डायग्नोज हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि इसके पीछे रीज़न क्या है, किसकी वजह से आपको जो ब्लड प्रेशर वो बढ़ता है, उस पर आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत से लोग हैं उन्हें पता ही नहीं चलता है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, और जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो इस वक्त हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला हो चुके हैं और उनकी कंडीशन इतनी वर्स्ट हो चुकी है। तो क्या स्टार्टिंग में ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स आप हमें बता सकती हैं कि वो हमें पता चल जाए, जो कॉमनली होते होंगे हमें, कि पता चल जाए कि अच्छा ये ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है और अब हमें इसको कंट्रोल करना है, या तो मेडिसिन खानी है, डॉक्टर के पास भागना है हमें? लेकिन जब एक ब्लड प्रेशर हाई होता है मीन्स कि खून, जो हमारा दिल जो है वो सबसे बड़ी वेसल है हमारी, उसमें प्रेशर ज़्यादा है। ब्लड प्रेशर मीन्स के प्रेशर ज़्यादा है, उसको कोप अप करने के लिए हार्ट इज़ गोइंग टू बीट फास्टर, पैल्पिटेशन होगी, हार्ट बीट आपको ज़्यादा होगी, फील ब्रेथलेसनेस होगी, थोड़ा सा भी चलेंगे तो आपका सांस फूलने लगेगा, एंड हेडेक्स एंड बॉडी एक्स एंड ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। कुछ लोगों को स्वेटिंग हो सकती है। अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब है तो दे कैन हैव चेस्ट पेन, लेफ़्ट साइड पे चेस्ट पेन हो सकती है, जैसे एक कंस्ट्रिक्शन आपके हार्ट की हो रही होती है, या आपकी जॉ लाइन में दर्द हो सकता है। वो तो ये कि अगर बहुत ही ज़्यादा सिम्टम्स होने लग जाते हैं, एंड पैल्पिटेशन यूजुअली होता है, लेकिन एज इट इज़ अ साइलेंट किलर, कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता, जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो वो डायग्नोज होते हैं। उसके बाद भी मैम बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो डिनाइल में रहते हैं कि हमें नहीं, हाँ जी, बहुत से लोग कहते हैं हमने कल शादी पे चले गए थे, वहाँ हमने ओवर ईटिंग कर लिया, तुम्हें भी उसकी वजह से हो रहा है। तो डिनाइल भी इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हम इस चीज़ को पालते रहते हैं, और फिर जब वो बहुत ज़्यादा चली जाती है एक्सटेंड पे तो वो डैमेज कर चुकी होती है। अच्छा, ओके। तो वंस हार्ट इज़ डैमेज, वेसल्स आर डैमेज, किडनी इज़ डैमेज, तो वो फिर रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, वो तो फिर इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। सही। सो वही कहते हैं ना, निप द ईवल इन द बड, शुरू से ही आप उसको कंट्रोल करें। अगर आपको एक दो दफ़ा डायग्नोज हुआ है, आप जाके दिखाइए एंड टेक मेडिकेशन या चेंज योर लाइफस्टाइल। अच्छा, मेडिकेशन में अगर एक बंदा लग गया है हाई ब्लड प्रेशर की, तो वो कितनी देर तक उसको लेकर चलेगा और फिर कब कब उसे खानी पड़ती हैं? मैम वो यही है कि आपने मोनिटर करना है, आपने चेक करना है, नॉट नेसेसरी। देखें अगर रीज़न ऐसा है कि हाई कोलेस्ट्रॉल है, ओबेसिटी है, वो जब उसको रेक्टिफाई करेंगे तो बीपी इज़ गोइंग टू कम नॉर्मल। लेकिन अगर किसी को है ही ब्लड प्रेशर की प्रॉपर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो उनको मेडिसिन लेनी पड़ती है, और अब बहुत अच्छी मेडिसिन आ गई हैं जो कि आपको हार्म भी नहीं करती हैं ज़्यादा इन द लॉन्ग रन, किडनी फ्रेंडली भी हैं। अच्छा, ठीक है जी। लेकिन मतलब अब इतनी लोगों में अवेयरनेस है, जो आपके पास भी लोग आते होंगे, पेशेंट्स आते होंगे, कि वो घर में नॉर्मली भी खुद अपना जो बीपी है वो चेक करते रहें कि अच्छा हमारा बीपी लो हो रहा है या हाई हो रहा है? जी जी, कर लेते हैं, बिकॉज देखें ये सारी चीज़ें कम्स विद द एजुकेशन। अगर आपने एक मुल्क की तरक्की करनी है ना, तो एजुकेटेड लॉट जैसे आएगी, उसको अवेयरनेस भी होगी। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग बेचारे जो हैं उनको अवेयरनेस ही नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है। 70% से ज़्यादा जो हैं वो मानने को भी तैयार नहीं है, खाते भी गलत हैं। सही। तो इस वजह से ओबेसिटी भी है, ये सारी चीज़ें ऐड करती हैं। लेकिन एजुकेटेड लोग हैं, उनकी सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। दे डू मेंटेन, दे गेट देयर मंथली एंड ईयरली चेकअप्स डन। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आते हैं। बहुत पहले तो कितने लोग डायग्नोज ही नहीं होते थे, क्योंकि वो डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। जैसे अभी हमारे पास कोई पेशेंट्स आते हैं, हम उनसे पूछते हैं आपकी फैमिली हिस्ट्री, तो दे से कि नहीं हमें तो पता ही नहीं अपने पेरेंट्स को थी या नहीं थी। सही। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। सो दे हार्म पूरा सिस्टम, सारे ऑर्गन्स। और मतलब अगर आपको एक बीमारी हो जाती है तो उसके साथ साथ ये इंटरलिंक बीमारियां हैं जो फौरन से आपके बॉडी को, आपके ऑर्गन्स को जो है इफेक्ट करना शुरू हो जाती है। अच्छा, जो लो ब्लड प्रेशर है उसको बड़ा मुंसलिक किया जाता है ख़वातीन के साथ, कि ख़वातीन में ही ब्लड प्रेशर लो रहता है और हर वक्त वो कहती हैं कि हमारा तो बीपी लो है, बीपी लो है। तो ऐसा क्यों है? ख़वातीन में ये ज़्यादा फीमेल्स का होता है बीपी जो है, यंग फीमेल्स का वो वैसे भी थोड़ा सा कम होता है, और इसमें शायद उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। तो दिस इज़ द ओनली थिंग, जैसे कि हमारा बीपी कम हो रहा है ताकि कोई उनको सुने, मतलब वो सिंपैथी गेन करने के लिए कर दी है। सिंपली नाजुक भी तो है ना वो, एग्जैक्टली, ठीक है, तो मे बी इट हिट्स देम मोर, वो ज़्यादा फील करते हैं। अच्छा,
तो मतलब दैट कुड बी द रीज़न। लेकिन अगर वैसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपका अगर है तो उसमें इतना कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। एंड वन ऑफ द बेस्ट वे इज़ टू डीप ब्रीदिंग। आप जब लंबा सांस 6 टाइम्स 6 आवर्ली करें तो उससे गुड ऑक्सीनेटेड ब्लड आपकी बॉडी के सारे सिस्टम्स में जाता है। पानी ज़्यादा ले लें, लिक्विड ले लें, ORS ले लें, डाइवर्ट करें अपने आप को थोड़ा सा। तो दैट्स इट। ये एक्चुअली हमारे मुआशरे में एक सिस्टम भी बन गया है कि जी बीपी कम है, और जो हमारा थोड़े से लो सोशो इकोनॉमिक हैं उनको वहाँ पे जो क्वैक्स बैठे हुए हैं या कुछ ऐसे डॉक्टर हैं तो दे एक नॉर्मल कंसल्टेशन से IV ड्रिप्स और वो उसमें दे आर गोना गेट इट मोर। तो मतलब दीज आर मल्टी फैक्टोरियल पॉइंट्स हैं जो कि ये सारी चीज़ें अपनी अटेंशन के लिए भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन ये मिसयूज़ भी बहुत मेडिकल फील्ड के अंदर होता है। जो क्वैक्स वगैरह जो हैं ड्रिपें लगाने की हैबिट फॉर्मिंग हो जाती है फिर इन लोगों को। ठीक है जी। प्रोफेसर डॉक्टर हुमा हमारे साथ मौजूद थी, कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन है। डॉक्टर हुमा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और ब्लड प्रेशर के हवाले से जनाब बात कर रहे थे। और इस ब्लड प्रेशर की वजह से जनाब बहुत सी दिल की बीमारियाँ भी हमें लाहक हो सकती हैं मुख्तलिफ बीमारियों के साथ साथ। लेकिन दिल की बीमारियाँ किस तरह योगा के थ्रू आप लोग उसको बेहतर बना सकते हैं, तो योगी नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और आज के योगा जो टिप्स हैं वो उनसे लेते हैं। जी योगी नईम साहब। आज क्योंकि हमने दिल पे जो है वो बात करनी है, तो दिल के अमराज को कैसे बेहतर किया जा सकता है, अगर दिल के अमराज आ रहे हैं इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं और योग हमारी क्या मुआवनत कर सकता है। दिल में एक चीज़ को समझ लीजिए कि आज के जो सबसे बड़े प्रॉब्लम हैं दिल के वो ये हैं कि अंजाइना पेन के नाम से एक पेन होती है। 99% लोगों को जो हार्ट अटैक होता है वो अंजाइना पेन की वजह से होता है। आप किसी भी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी इसको अंजाइना पेन हो चुकी है। तो अब आज हम समझते हैं कि अंजाइना पेन है क्या। अंजाइना पेन वो पेन है जब आपका दिल जो है वो मैनुअल सर्कुलेशन, जो दिल की तरफ खून की सप्लाई होती है वो मैनुअल होती है। दिल आपका खून खींचता नहीं है वापस, सिर्फ आपका दिल खून को भेजता है, बॉडी के अंदर ऑर्गन्स की तरफ भेजता है, सप्लाई को वापस नहीं लेता। तो ये जो अंजाइना पेन होती है ये आपकी जो मैनुअल सर्कुलेशन है, ये आपके दिल की तरफ खून की सप्लाई स्लो हो जाती है। अच्छा ये होती क्यों है, उसकी क्या वजूहात हैं, हम उसको जानेंगे। कुदरत ने इंसान के 3 दिल बनाए हैं योगा के मुताबिक। योगा ये कहता है कि हर इंसान की बॉडी में एक दिल नहीं है, 3 दिल हैं। एक दिल आपका खून नीचे की तरफ भेजता है और बाकी 2 दिल खून की जो सप्लाई है वो दिल की तरफ भेजते हैं और दिल की मुआवनत करते हैं। वो हैं आपके काफ मसल्स। आपके काफ मसल्स जो हैं वो आपके दिल की तरफ सप्लाई को बढ़ाते हैं। अगर आप इनकी वर्किंग करते हैं, आपके काफ मसल्स अगर स्ट्रेच होते हैं तो आपके दिल की मुआवनत होती है। जो अंजाइना पेन है उससे आप बच सकते हैं। अंजाइना पेन बढ़ने की सबसे बड़ी वजह ये है कि हम चेयर पे बैठ गए हैं, हम ऑफिस में बैठ गए हैं, हम फिज़िकली मूवमेंट से दूर होते जा रहे हैं, हम अपनी लेग्स को स्ट्रेच नहीं करते, बैक मसल स्ट्रेच नहीं करते। मैं अगर इसको यूँ कहूँ कि हमारी बॉडी के अंदर जितने खिंचाव हैं वो पीछे हैं, आगे नहीं हैं। आपके फ्रंट साइड पे खिंचाव नहीं आता, थाइस के पिंडलियों पे, आपकी पिंडलियों के पीछे खिंचाव आता है, थाइस के पीछे खिंचाव आता है, कमर के पीछे खिंचाव आता है, सीने के पीछे खिंचाव आता है। तो ये सारे का सारा मैनुअल सर्कुलेशन ना होने की वजह से होता है। जैसे ही आपकी मैनुअल सर्कुलेशन अच्छी होती है तो आप जो है वो आपका दिल बेहतर काम करना शुरू कर देता है। हम ये देखते हैं कि जितने भी फॉरवर्ड बेंड हैं अगर वो किए जाएं तो आपकी बैक की जो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, उससे आपकी दिल की मुआवनत होती है। अब दिल को बेहतर रखने के लिए अगर काफ मसल्स की स्ट्रेचेस की जाएं तो आपके लाजमी तौर पर दिल की सप्लाई जो है, अंजाइना पेन आपको नहीं होगी, आपके दिल की पोजीशन बेहतर होना शुरू हो जाएगी, आपका दिल सॉफ्ट हो जाएगा, आराम से काम करना शुरू हो जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा कि अपने टांगों को सीधा कर लें, दीवार के साथ टेक लगा लें, अपने पैरों की उंगलियों को पहले हिलाएं, कोई 1 मिनट के लिए। उसके बाद फिर अपने पैरों को आगे खींचें और पीछे। आपके काफ मसल स्ट्रेच होने चाहिए।
ये जितना आप आसानी से कर सकते हैं, ये आपकी खून की सप्लाई दिल की तरफ बेहतर हो रही है बग़ैर किसी मुशक्क़त के। आप बेड पे लेटे हुए भी इसको कर सकते हैं, आप टेक लगा के भी कर सकते हैं। अगर आप लेट के करना चाहें तो लेट के ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप लेटे लेटे अपने सिर्फ पैरों को आगे पीछे करें, वॉक से ज़्यादा फ़ायदा होगा। वॉक करने के लिए आपको उठना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। तो ये आप ऑफिस में बैठे भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? आप चेयर पे बैठे हैं, आपकी लेग्स इतनी फोल्ड हैं, अपनी एड़ियों को नीचे दबाए रखें, एड़ियाँ नहीं उठानी, अपने पंजों को ऊपर उठाएं और वापस। अब ये ऑफिस में बैठे हुए आप वॉक कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हुए काम भी कर रहे हैं और वॉक भी हो रही है। काफ मसल्स को स्ट्रेच करना, काफ मसल्स को स्ट्रेच करने से आपकी दिल की मुआवनत होती है। और इसको अगर मैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अगर इस तरफ ले जाऊं कि हमें कहा गया कि नमाज दिल का सुकून है, तो नमाज में एक पोज़ हुआ है रुकू। रुकू अगर आपको सही तरीके से करना आ जाए तो वो बेहतरीन आपकी जो अंजाइना पेन की जो वजह है उसको ख़त्म कर देता है, उसको बेहतरीन कर देता है, आपके दिल की तरफ सप्लाई। और जनाब यहाँ पे छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया। लेकिन आजकल सियासी बहरानों से कुछ छुटकारा मिले तो किसी दूसरे मसले पर हम लोग भी ध्यान दें, क्योंकि लगता यूँ है कि हमारे तमाम सियासतदान और जो लीडरान हैं उनको बस अपनी ही पड़ी है और किसी तरफ उनके कोई और ध्यान नहीं जा रहा। मुफादात अपने पूरे किए जा रहे हैं। इसके अलावा सभी पार्टीज़ की यही कोशिश होती है कि हुकूमत में आने के बाद ना दूसरे को बिल्कुल भी बर्दाश्त ना किया जाए। पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो नून लीग के कारकुनान का जेलों में आना जाना लगा रहता था, और अब जबकि असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान ज़रा उनके ऊपर मुश्किल वक्त इस वक्त चल रहा है। और कल फवाद चौधरी को उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद ले जाया गया है और लाहौर हाई कोर्ट ने PTI की जानिब से फवाद चौधरी की गैर कानूनी गिरफ्तारी की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया है। और ज़राए के मुताबिक पिम्स हॉस्पिटल में फवाद चौधरी का तिबी मुआयना भी मुकम्मल कर लिया गया और डॉक्टर्स ने उन्हें बिल्कुल तंदुरुस्त करार दे दिया है। और जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया और उन्हें 27 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म भी दिया गया है। दूसरी जानिब हुकूमत की अपने करप्शन केसेस ख़त्म करवाने की मुहिम भी इस वक्त जारी है और ख़बर ये मौसूल हुई है कि आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ आज पार्क लेन रेफरेंस भी मुतल्लिका अदालत ने नैब को वापस कर दिया है और अब वो इस केस में भी सरकारी कागज़ों में मुबैना करप्शन से पाक हो चुके हैं। गिरफ्तारियाँ, पकड़ धक्कड़, सियासी मुआशी अदम इस्तेहकाम, ये सब कुछ तो सियासत के लिए हो रहा है। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र PTI कारकुनान के जमान पार्क के बाहर पक्के डेरे उन्होंने डाल लिए हैं और कारकुनान ने रात गुजारने और सर्दी से बचने के लिए वहां पर खैमे भी लगा रखे हैं। और जमान पार्क के बाहर खैमों के बाइस केनाल रोड पर ट्रैफिक का निज़ाम बहुत दरहम बरहम रहा। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, इवन के एम्बुलेंसेस भी रास्ता ना मिलने की वजह से वहाँ पर ट्रैफिक में फंसी थी। शहरी इस वक्त अजियत का शिकार हो रहे हैं। तो वहाँ पर जनाब पूरी क्या सूरत हाल है जमान पार्क के बाहर इस वक्त, उस हवाले से जानेंगे। सलमान तारिक हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें वहाँ से बराह रास्त अपडेट करेंगे। सलमान, बताइएगा क्या सिचुएशन है जमान पार्क के बाहर की, कितने लोग हैं वहाँ पर मौजूद? जी, इस वक्त हम जमान पार्क के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर सूरत हाल इस वक्त ये है कि जी कारकुनों की, PTI के कारकुनों की खासी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद तो है, लेकिन जो है बहुत सारे कारकुनान सुबह 5-6 बजे के दौरान जो है यहाँ से चले भी गए, चूँकि 2 रोज़ से ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि जी चेयरमैन PTI इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो उसी खदशे के तनाजुर में, उसी अफवाह की बुनियाद पे जो कारकुनान हैं 2 रोज़ से जमान पार्क पे डेरे जमाए हुए हैं और यहाँ पर इन्होंने जो है वो खैमे भी लगा लिए, यहाँ पर कुर्सियाँ भी
खासी बड़ी तादाद में यहाँ पर जमा कर ली और मुस्तकिल यहाँ पर कारकुन मौजूद होते हैं और दिन के मुख्तलिफ़ औकात में कारकुनों की एक कारकुन अगर कुछ कारकुन जाते हैं तो मज़ीद कुछ कारकुन और भी आ जाते हैं, जिस वजह से इस जो जगह पे इस सड़क पे यानी कि ज़मान पार्क जो कि मेन कनाल रोड पे ही है, तो इस पे जो है मुख्तलिफ़ औकात में दिन के खासी ट्रैफिक भी ब्लॉक रहती है। गुज़िश्ता रात को तो जो माल रोड अंडरपास से लेके ज़मान पार्क तक की जो कनाल रोड की पट्टी है, जो रोड है, ये तो डाइवर्जन यहाँ पर लगा दी गई, इसको बंद कर दिया गया। यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद कारकुनों की जमा हुई थी कि रोड मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो गई। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पर कारकुनान PTI के मौजूद हैं और ख़ासे जो है वो पुरजोश भी हैं। इस हवाले से पार्टी तराने भी यहाँ पर चल रहे हैं, साउंड सिस्टम का भी यहाँ पर बंदोबस्त कर लिया। एक जलसा गाह का जो माहौल होता है वो माहौल इस वक्त ज़मान पार्क के बाहर बना हुआ है। कारकुनों से गुफ्तगू करते हैं तो वो कहते हैं कि जी चेयरमैन PTI इमरान खान जो है वो हमारी रेड लाइन है और इनकी गिरफ्तारी को जो है बिल्कुल भी मंजूर नहीं किया जाएगा और ना होने दी जाएगी। हालांकि हुकूमत की जानिब से जो है वो वाज़े तौर पर ये कहा गया है हुकूमती वज़रा की जानिब से भी कि ये अफवाह जो है दुरुस्त नहीं है। चेयरमैन PTI इमरान खान को हुकूमत गिरफ़्तार करने का कोई प्लान नहीं रखती, लेकिन फिर भी जो है वो कारकुनान यहाँ पर इसी खदशे की बुनियाद पर मौजूद हैं और कहते हैं कि यहाँ से हम नहीं जाएंगे, अगर कुछ जाते हैं तो मज़ीद कुछ और भी आ जाते हैं। एक तरह से कारकुनों की और जिस तरह सलमान आप बता रहे हैं कि वहाँ पर कारकुनान अभी भी मौजूद है और उन्होंने डेरे जमाए हुए हैं, तो उसकी वजह से जो शहरी हैं वो बहुत ज़्यादा अजियत का शिकार हो रहे हैं। सुबह भी ट्रैफिक की रवानी बहुत ज़्यादा सुस्त थी, इवन के लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी और ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार थी। इस वक्त ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है वहाँ पर? वक्त भी ट्रैफिक सुस्त रवि का ही शिकार है। इससे पहले यहाँ पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर ब्लॉक थी। गुज़श्ता रात को तो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दी गई थी, बंद कर दी गई थी ट्रैफिक के लिए, क्योंकि जो है यहाँ से ट्रैफिक गुजर नहीं पा सकती थी क्योंकि यहाँ पर कारकुन खासी बड़ी तादाद में थे, तो डाइवर्जन लगाना पड़ी, जिसकी वजह से जो अतराफ़ की सड़कें हैं उस पर ट्रैफिक का दबाव बहुत बढ़ गया। तो ये 2 रोज़ से सूरत हाल ये है कि अतराफ़ की सड़कें जो हैं और ये कनाल रोड जो है ज़मान पार्क के सामने ट्रैफिक शदीद सुस्त रवि का शिकार है और अक्सर औकात में ब्लॉक होती हुई भी हमें दिखाई देती है, जिस वजह से शहरी खासे परेशान ज़रूर हैं। उनको 2 रोज़ से परेशानी का ये सामना करना पड़ रहा है कि ज़मान पार्क से गुजरते वक्त या तो उनको जो घंटों लाइन में लगना पड़ता है या फिर किसी डाइवर्जन को इस्तेमाल करते हुए दूसरी सड़क पे जहाँ पे ऑलरेडी ट्रैफिक का दबाव बढ़ चुका होता है वहाँ से गुजरना पड़ता है। तो दोनों सूरतों में उनको खासा वक्त गुजार के ही अपनी मंजिल पर पहुँचना पड़ रहा है। तो ये सूरत हाल ट्रैफिक की वजह से ये है कि जी शहरी खासी परेशान हो रहे हैं। तो इस हवाले से चूँकि हुकूमत तो कह चुकी कि ये अफवाह है, लेकिन PTI एतबार करने को तैयार नहीं है। PTI के कारकुनान मुसलसल यहाँ पर जो है वो डेरे जमाए हुए हैं और यहाँ से वो हिलने का नाम नहीं लेते। अभी कुछ देर पहले PTI के कारकुनों ने यहाँ पर नाश्ता भी किया और यहाँ पर मज़ीद कारकुनों की आमद का सिलसिला भी उसी तरह जारी है। जी अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कारकुनान तो वहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरह आपने बताया कि एक अफवाह ये फैली हुई है हर जगह कि इमरान खान को शायद गिरफ्तार किया जा सकता है, तो सिक्योरिटी के वहाँ पर क्या इंतजामात किए गए हैं ज़मान पार्क में? जी, जो गिरफ्तार करने के हवाले से जो अफवाह है उसमें जो है PTI को परसों रात से ही यानी कि 2 रोज़ हो गए, 2 रात देर गए तक ये इतला एक अफवाह की सूरत में PTI के अपने ही जो ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज है उनकी जानिब से कारकुनों को दी गई कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का प्लान बना रही है हुकूमत। तो तमाम कारकुनान ज़मान पार्क पहुँचे। तो ये परसों रात से ही कारकुनान ने एक तरह से ज़मान पार्क पे डेरे जमा लिए हैं। वक्तन फ़वक्तन कारकुनान अपनी शिफ्ट ज़रूर बदल रहे हैं, लेकिन एक वक्त में यहाँ पर कारकुनान जो है वो डेरे जमाए हुए नज़र आते हैं। जिस भी वक्त हम यहाँ पर आ जाएँ तो खासी बड़ी तादाद कारकुनों की बैठी नज़र आएगी, पुरअज़्म नज़र आएगी, पुरजोश नज़र आएगी और बहुत से कारकुनान मुश्तइल भी नज़र आएंगे। तो ये ज़मान पार्क की बाहर की इस वक्त सूरत हाल है, जबकि जो हुकूमत है या हुकूमती वज़रा है उनकी जानिब से तरदीद की जा रही है, लेकिन इस तरदीद को PTI के कारकुनान मानने को तैयार नहीं है क्योंकि गुज़श्ता ठीक है जी, ज़मान पार्क के बाहर क्या सूरत हाल थी, किस तरह ट्रैफिक रवानी मुतासर हो रही है, शहरी अजियत का शिकार हैं और किस तरह कारकुनान वहाँ पर पुरजोश हैं और उनका ये कहना है कि जनाब हम अपने जो लीडर हैं इमरान खान उनकी गिरफ्तारी नहीं होने देंगे, और एक तरफ ये भी अफवाहें फैल रही हैं कि जनाब उनकी
गिरफ्तारी भी मुतवक्के है, लेकिन जो हुकूमती अहदेदारान हैं उनका ये कहना है कि ये सिर्फ अफवाह है, ऐसा इसमें कोई भी सदाकत नहीं है। सलमान तारिक हमारे साथ मौजूद है। सलमान, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं जनाब, कल क्या सारा दिन अपडेट रही है? फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है, पहले वो उनको यहाँ पर जनाब कोर्ट में ले जाया गया लाहौर हाई कोर्ट में, और उसके बाद उन्हें फिर इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। तो कल क्या सारा दिन ये सियासी मंजरनामा रहा है और कोर्ट की क्या जो प्रोसीडिंग थी वो रही है? हमारे साथ इस वक्त डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रज़ा मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कल का अहवाल। हसन, बताइएगा, फवाद चौधरी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया और कल भी जो हर मिनट के बाद जो सिचुएशन थी वो चेंज होती जा रही थी, तो क्या सिचुएशन बनी है, क्या अहवाल है सारा कल का? देखिए, बुनियादी तौर पर फवाद चौधरी साहब को जो गिरफ्तार किया गया वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज हुआ और उसकी बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। और उसमें जो दो इम्पोर्टेंट वजूहात सामने आई है, वो मुकदमा ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उनके मेंबरान और उनके अहले खाना को फवाद चौधरी ने परसों एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए, इंटरव्यू देते हुए, वहाँ पे उन्होंने उनको धमकियां दी थी और उनको मुंशी करार दिया था। तो जिसको मद्देनजर रखते हुए उनका ये कहना है कि आइन के मुताबिक हमने इंतखाबात शफाफ करवाने हैं और ये इंतखाबी माहौल बनता दिखाई दे रहा है, तो हमें इस माहौल में, इस मामले से अगर ये टारगेट किया जा रहा है, धमकियां दी जा रही है, तो इस पर मुकदमा दर्ज किया जाए। कुछ दफात लगाएगी जो जमानत में नहीं है, कुछ जो है वो उससे जमानत हो सकती है। एक है जिससे जमानत हो सकती है। इस मामले पर जब उनको गिरफ्तार किया गया तो अमूमन अगर देखा जाए वलीबा, तो माजी में ये रिकॉर्ड रहा है कि जब भी इंतखाबी माहौल बनता है तो ये आईनी जो अदारे होते हैं या किसी भी अफराद मामले पे जो है वो सियासतदान जुमलेबाजी करते हैं। लेकिन इतनी सख्त जुमलेबाजी जो फवाद चौधरी साहब ने की, वो ये समझते हैं कि शायद ये गलत है। माजी में इससे भी ज्यादा शायद सख्त जुबान इस्तेमाल की जाती रही होगी, अल्फाज का चुनाव किया जाता रहा होगा। अलबत्ता जब फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया तो उसमें लाहौर पुलिस भी शामिल थी, उनकी बाकायदा सरबराही में पूरी टीम तश्कील दी गई, उनको गिरफ्तार किया गया। सही। और फिर उसके बाद फवाद चौधरी को जुडिशियल रिमांड जो है वो राहदारी रिमांड के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। फिर उसके बाद जब उनको लेके निकलने लगे तो दूसरी दरखास्त लाहौर हाईकोर्ट में जो है वो उस पर भी समाज शुरू हो गई और फिर उनको बुलाया गया। फवाद चौधरी साहब को उनका मेडिकल करवाने का कहा गया। एक लंबी जो है वो कल एक जिसे ये कहा जा सकता है कि शॉर्ट फिल्म टाइप वो चीज चलती रही कि उनकी वो तरीके से आपके कारकुनान मजीद एक्टिव हो गए, कुछ जमात पार्ट के बाद आ गए, कुछ हाई कोर्ट के बाहर आ गए, कुछ सर्चिंग हॉस्पिटल के बाहर आ गए, रास्ते सारे ब्लॉक कर दिए गए। इस तरह के बेशुमार जो है वो चीजें देखने को मिली। अलबत्ता फवाद चौधरी जब उनको क्योंकि राहदारी रिमांड मिल गया था, इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से प्रेशर था पूरी तौर पर लेके इस्लामाबाद आए, तो इस जैसे वो M2 मोटरवे पे चढ़े तो वहाँ पे फारूक हबीब ने ये कहा कि आपको अदालती इक़दाम पर अमल दरामद करना होगा, अदालत के बरक्स आप कोई इक़दाम नहीं कर सकते। सही। तो क्योंकि आपको हाईकोर्ट में बुला रखा है, फवाद चौधरी को आपने वहाँ पर पेश करना है। अलबत्ता वहाँ पर फिर उन्होंने कोशिश की गाड़ी रोकने की, उनको रात में साइड पर करके उनको प्राइवेट गाड़ी में डाल के फवाद चौधरी को इस्लामाबाद पहुँचाया गया। तो इस्लामाबाद में जो है उन्होंने जो क्योंकि पोस्टार में जो थाने में मुकदमा दर्ज था, तो उन्होंने कल जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद जो नवीद खान थे उनकी अदालत में पेश किया और 2 रोजा जिस्मानी रिमांड लिया। अब अगर दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर जो उन्होंने इदारों के खिलाफ शरअंगेजी धमकियों पर मुकदमा दर्ज किया था, तो अगर इसकी माजी का रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो फिर तो तमाम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, अगर फवाद चौधरी इस पर माजरत करते हैं, माफी मांगते हैं, तो ये वो अल्फाज वापिस लेते हैं, उनसे गलत हुआ तो फिर कोई रास्ता निकल सकता है। नंबर 3, क्या तरीके इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं को इस जुबान इस मौके पे और वैसे भी क्या आईनी अदारों के खिलाफ अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए? ये वो पॉइंट है जिसकी हमेशा से, आज से नहीं बल्कि कई सालों से तमाम तजियाकार, तमाम माहिरीन, तमाम एक्सपर्ट जो मुल्क के रियासत से मोहब्बत रखते हैं, जो चाहते हैं कि कानून और आइन के ताबे सारा कुछ चलना चाहिए और रियासत पर कोई आवाज नहीं उठानी चाहिए, उनको वो मामला यूं यही नंबर 1 एजेंडा होता था कि आप अदारों के खिलाफ जो अल्फाज का चुनाव करते हैं उसमें जो है इज्जत और तकरीम जो है वो सामने आनी चाहिए। और लेकिन बदकिस्मती से ना मुस्लिम लीग नून में इस अमल पैरा हुआ, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमल पैरा हुई, ना तरीके इंसाफ अमल पैरा हुई, बल्कि
तरीके इंसाफ के दौर में इस अल्फाज के गैर मुनासिब चुनाव का ज्यादा जो है वो रुझान रहा। और हमने ये देखा था जिस तरह सोशल मीडिया पर जो है वो सख्त अल्फाज का चुनाव किया जाता रहा, इसी तरह यहाँ पर भी खास तौर पे मीडिया पर आके तकारीरों में कि इस चीजों को जो है वो मुलहुज़े खातर नहीं रखा गया, जिसकी वजह से ये परवान चढ़ता दिखाई दिया और मामला यहाँ तक पहुंचा। और दूसरी जानिब अभी ये मामला यहाँ नहीं रुका, बल्कि आप ये कह सकते हैं, जो मुझे लग रहा है कि शायद मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये जो पार्टी से ये दरख्वास्त की थी, शायद ये दुरुस्त हो या गलत ये तो अब बता सकते हैं, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ये दावा करते हैं कि जब वो लाहौर पहुंचे तो एक आध गिरफ्तारी होनी चाहिए। अच्छा। और उसको मद्देनजर रखते हुए आपको याद होगा चंद दिन पहले ही जो प्रोग्राम में मैंने ये बात कही, तो वो ये चाहते हैं कि जब वो लाहौर पहुंचे तो एक आधी गिरफ्तारी होनी चाहिए या बीजेपी की मेन लीडरशिप में से। और उन्होंने फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी तो अभी तो फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी होगी, क्या और भी गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं, क्या बताते हैं आपके जराए, और हो सकती हैं? जैसे कोई 11 के करीब अफराद की फहरिस्त तैयार कर रखी है। अच्छा। जिसमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं पहले नंबर पे, त्रिपाठी लोग भी हैं। लेकिन जितने भी हुकूमती ओहदेदारान हैं वो तो कह रहे हैं कि ये सिर्फ अफवाहें हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, हमेशा से उनका पॉइंट तो यही है कि हमारे पास कोई ऐसी कानूनी कि हम नहीं कुछ काम कर रहे, नहीं पहल कर रहे, हम तो किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहे, हम तो चाहते हैं न्यूट्रल होके चले, बैलेंस चले, हम तो किसी के खिलाफ नहीं चाहते, हम तो अपने कानून और आइन के मुताबिक चलते दिखाई दे रहे हैं। तो साहब मेरे जब से इनके हवाले से कुछ चीज ऐसी सामने आई होगी या चीजें जेरे गौर होंगी तो वो फिर कानून और आइन के ही दायरा कार में ले आते हैं। ये भी देखिए, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी भी कानून और आइन की रोशनी में की गई है, कानून के तहत ही मुकदमा दर्ज किया गया है। तो केस बनाने में कोई वक्त नहीं लगता, बुनियाद बंद किसी भी इशू पे बनाई जा सकती है। जिस तरह आप देखें, आपने ज़मान खान के बाद जो उन्होंने लाहेअमल बनाया तरीके इंसाफ में, वो भी सादा नहीं है। उन्हीं बात समझिए कि उन्होंने ज़मान पार्क के बाहर खवातीनों को पहले जो है वो कैंप लगाया ज़मान पार्क के इर्द गिर्द, फिर उसके बाद मेल आएंगे। तो यूं अगर देखा जाए तो आप बंदे कैसे जो है अगर इनको गिरफ्तार करने के लिए आते तो वो कैसे आएंगे। दूसरा इनका प्लान ये है कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है तो पूरा जो है वो मुल्क में जो है वो अहम शाहराहों को जाम किया जाएगा। जो मैं मिला हूँ कुछ दिन पहले इनके सीनियर क्यादत से, सीनियर रहनुमाओं से, तो उनका प्लान, उनकी बातों से मुझे ये समझ आ रही है कि वो भी बड़ी तैयारी में बैठे हैं कि अगर गिरफ्तारियां की जाती हैं तो हम क्या इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस तरह के प्लान उनके पास भी मौजूद है। मतलब पीटीआई के पास इस वक्त प्लान बी मौजूद है कि अगर खुदा ना खास्ता और भी गिरफ्तारियां होती हैं तो उन्होंने क्या लायामल इख्तियार करना है। बिल्कुल, हर तरह के प्लान पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास मौजूद है और वो लम्हा ब लम्हा जो है वो जो सिचुएशन बदलती है उसको अपडेट भी कर जाते हैं कि वो अगर ये इम्प्लीमेंट करना चाह रहे तो हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन उन सब को तरीके इंसाफ की क़यादत से ये तो मालूम था कि चंद एक अफराद को गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसमें इमरान खान और दीगर सीनियर क़यादत मौजूद है। और उनको ये भी अंदाजा था कि फवाद चौधरी भी किसी न किसी इशू पे गिरफ्तार हो सकते हैं। खुद मेरी फवाद चौधरी से जब चंद दिन पहले बात हुई तो उन्होंने ये बात मुझे कही थी कि, बल्कि आपको याद होगा जब वो प्रोग्राम में थे, जी हमें बीप पर भी दिया था, तो उन्होंने ये बात कही थी कि हमें गिरफ्तारियों से हमें जेलों में डर नहीं लगता, लेकिन हमें अंदाजा है कि वो ऐसा कोई काम करेंगे तो फिर हम देखेंगे हमारा लाहेअमल क्या होगा। तो यही चीज आपने आखिरी शो में कल शायद आप ही को पटना साहब कल हमारा ही शो में ये बात कर रहे थे मॉर्निंग शो में, फिर उसके बाद वो गिरफ्तार हो गए। तो उसके बाद उन्होंने जो चैनल में निजी चैनल पे इंटरव्यू दिया उसके बाद वो गिरफ्तार हो गए। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ कोई भी सियासी जमात हो, चाहे वो नून लीग हो, उन सब को अदारों की इज्जत और तकरीम को मलूज़े खातिर रखते हुए एक मुनासिब अल्फाज का चुनाव करना चाहिए। लेकिन ये तो सारी गैर यकीनी सूरत हाल हो सकती है ना कि मतलब अगर गिरफ्तारियां होंगी, एक तरफ ये सारी गैर यकीनी सूरत हाल है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, अब जो लोग हैं कारकुनान हैं वो सड़कों पर आ रहे हैं, ट्रैफिक जैम हो रही है। दूसरी तरफ हसन बहुत सारी और भी डेवलपमेंट्स हमारे सामने आ रही हैं, जनाब रिलीफ भी पहुंच रहे हैं, दिए जा रहे हैं। जो हमारे पीडीएम के जो लोग हैं, जरदारी साहब को जनाब रेफरेंस वापस उनका कर दिया गया है, तीसरा रेफरेंस वापस किया गया है। तो ये सारी सियासत जा किस तरफ रही है? एक तरफ लोगों को गैर यकीनी सूरत हाल में मुब्तला करके अपने लिए रिलीफ लिए जा रहे हैं। जो काम एक पार्टी करके गई वो काम दूसरी पार्टी आने वाले अपने मामला में। अच्छा, इन्होंने जो भी सियासी जमात आती है अपने खिलाफ केसेस जो है वो खत्म किए जाते हैं। हाँ। और अपने दुश्मनान जो दूसरे होते हैं, जो दुश्मन पार्टी होती है, मुखालिफ पार्टी, उनके खिलाफ केसेस बनाए जाते हैं। और ये माजी की तारीख रही है, ये कोई नया केस नहीं है। आप उठा के देख लें, जब से पाकिस्तान बना है तो हमेशा से
कुछ अरसे के बाद जो है यही सिचुएशन बनती दिखाई दी और अपने मुखालफिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाते रहे, पुरानी FIR दर्ज करा के उनको सजाएं दी जाती रही और पुराना रिकॉर्ड जो है वो छानबीन करके ये इकदाम किए जाते रहे। इसमें कोई नई चीज नहीं है। अलबत्ता जितना आप बता रही हैं, जब नैब तरमीम हुई है तो ये अदालती रिकॉर्ड है, 386 अफराद को आपने जो है वो नई तरमीम के तहत उन सबको जो है वो उनको रिलीफ मिल गया। तो यूँ कहा जा सकता है फिर आप छोड़ दें, फिर एक और तरमीम कर दें। आप सोचें कि जब से पाकिस्तान बना है 1947 से लेके आज तक और एक ऐसी तरमीम भी इसमें ऐड कर दे कि उसमें तमाम ही अफराद जो है वो चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र नहीं होगा, क्राइम और जराइम के हवाले से कुछ जिक्र नहीं होगा, सबको रिलीफ मिल जाएगा। ऐसे तो कानून में तरमीम करके यही तो बात है जिसकी जो है वो जो गैर जानिबदार शख्सियात है वो यही तो सवाल उठाते हैं कि जब आप मेरिट को मुनज़्ज़े खातर नहीं रखते, जब आप किसी क्राइटेरिया पर एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना के नहीं चलते, तो फिर जो मर्जी आप अपने लाइक फॉर एग्जांपल कोई एक केस है उसमें 10 करोड़ रुपए का केस बन गया, उसको छुड़ाने के लिए नैब में तरमीम कर दें और 5 करोड़ कर दें, 10 करोड़ वाला केस माफ हो जाएगा। ठीक है हसन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपकी तरफ दोबारा आना चाहूंगी। अभी इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, ये सूरत हाल सारी बनी हुई है, PTI के लिए एक बड़ा कड़ा वक्त उनके ऊपर चल रहा है, गिरफ्तारियाँ अभी फवाद चौधरी साहब की हुई है, बाकी भी इम्कानात ज़ाहिर ये किए जा रहे हैं या अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, खबरें गर्दिश कर रही हैं कि और भी गिरफ्तारियां हो सकती है, इवन के जो इमरान खान साहब है उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो क्या सारी सूरत हाल को आप देख रहे हैं और किस तरह एनालाइज करेंगे इसको? जो भी कोई कानून को तोड़ेगा, आइन को तोड़ेगा और आइन के ताबे बने हुए कानून का मजाक उड़ाएगा या उनको गलत तौर पे इस्तेमाल करेगा, और खा वो कोई भी हो, उसको कानून का सामना करना होगा। लेकिन सर फवाद चौधरी से पहले भी बहुत सारे जो हुकूमती अहदेदारान हैं या और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने कानून तोड़े हैं या इस तरह की जो अल्फाज हैं वो यूज़ किए हैं या बयानात भी दिए हैं, ऑन एयर आके दिए हैं, तो फिर तो सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। ये बिल्कुल ही आहिस्ता आहिस्ता होगा। अब आपने रास्ता दिखा दिया, इंशाल्लाह आपने जो हदायत जारी की है उसके मुताबिक। शुरुआत PTI से होनी थी जी, मतलब शुरुआत फिर यहाँ से होनी थी, PTI से होनी थी? नहीं तो आपको तजवीज़ कर दे कोई और सियासी जमात की ऐसा वाकया, तो मैं शाम को मेरा प्रोग्राम होगा, मैं उसमें हाईलाइट कर दूंगा। लेकिन सर PTI तो अब इक़्तिदार में आई थी, उससे पहले जो बाकी जमातें थी, मरीम नवाज साहिबा बहुत सारा वोकल होती थी, इस हवाले से ऐलानात और बयानात देती थी, राना सनाउल्लाह साहब बहुत सारे बयानात देते थे और भी बहुत से लोग हैं जो बयानात देते थे। क्या वो अपने दौर में गिरफ्तार नहीं हुए? क्या अपने दौर में उन्होंने जेलें नहीं भुगती? क्या उन्होंने अपने दौर में मुकदमात नहीं भुगते? तो सर ये क्या, जब आप इक़्तिदार में आएंगे तो दूसरों को फिर जेलों में डाला जाएगा, यही सियासत चलेगी या आवाम के लिए भी सोचा जाएगा? आप अपने सवाल को जरा रिफ्रेम कर लें कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं मुझसे। सर मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है ये ख़त्म होगा या नहीं होगा, आवाम के लिए भी सोचा जाएगा या सिर्फ यूं ही आपस में ही लड़ाई झगड़ा होगा? नहीं, उनके पास भी 4.25 साल से उन्होंने भी काफी आवाम के लिए सोचा। 9 साल से वो आवाम के लिए सोच रहे थे खैबर पख्तूनख्वा में, अब इनके पास भी 9 महीने से आए हुए हैं, ये भी आवाम के लिए सोचेंगे और ये भी सोचेंगे कि घर चले जाएंगे। अच्छा सर ये पूछना चाहूँगी, अब ये खबर भी आ रही है कि आसिफ अली जरदारी साहब का जो तीसरा रेफरेंस है वो वापस हो चुका है। एक तरफ गैर यकीनी सूरत हाल बनी हुई है, मैशत का बेड़ा गर्क हो चुका है, तो अब दूसरी तरफ रिलीफ भी दिए जा रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? आप उस रेफरेंस के बारे में कितनी तफसीलात जानते हैं? सर आपसे तो कम ही जाऊंगी, मैं तो सिर्फ तफसीलात आप ही जानेंगे, आप ही बेहतर जानते हैं क्योंकि आप सीनियर तज्जियाकार हैं। मैं तो सिर्फ छोटी सी तज्जियाकार नहीं हूँ, मैं सिर्फ होस्ट। बात तज्जियाकार छोटी या बड़ी नहीं होती, तज्जियाकार हर वो शख्स होता है जो पढ़ाई करता है, जो स्टडी करता है। जी जी, आपको कोई छोटा या बड़ा तज्जियाकार नहीं होता, ये पहले तो ज़हन से ये बात निकाल दें। दूसरी बात है कि जब न्यूकमर्स है ना, आप तो हमारे सर हैं, आप न्यूकमर हो। हाँ। अब आपने इतना बड़ा सवाल उठाया कि आप इस सवाल के बारे में तफसीलात मुझे बताएं, किस रेफरेंस की बात कर रही हैं, कब दर्ज हुआ था और इसकी नोयत क्या थी, तो फिर मैं आपको जवाब देती हूँ ना।
अच्छा, हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद है। हसन, आप कोई सवाल करना चाहेंगे इफ्तिखार साहब से? इफ्तिखार साहब, जिस तरह ये मुनीबा कह रही है कि हमारे जो 5700 से जायद कंटेनर हमारे जो है वो बंदरगाह पर मौजूद है, एलसीज नहीं खोली जा रही, मजीद जो इतलात आ रही हैं 800 अरब रुपए का मिनी बजट लगाने की जो है वो इतलात सामने आ रही हैं, तो ये सारा बोझ अवाम पर पड़ेगा। दूसरी जानिब ये गिरफ्तारियां, तो ये सियासी अदम इस्तेकाम कब रुकेगा, कैसे हालात बेहतर होंगे? साफ ज़ाहिर अवाम में पड़ेगा, हालात और खराब होंगे, हम और शोर में जाएंगे, लेकिन हम ये नहीं सोचेंगे कि गंदम को कैसे ज्यादा पैदा करना है। हम ये सोच नहीं कभी मंसूबा बनाएंगे कि जो खुदरी तेल है इसको कैसे ज्यादा पैदा किया जाए ताकि बाहर के मुल्कों से ना मंगवाना पड़े। हम ये नहीं सोचेंगे कि जो चीनी हम पैदा कर रहे हैं, ये चीनी जो इतनी महंगी ये कार्टेल बेच रहे हैं, ये जो सरमायादार बेच रहे हैं, इन पे कैसे काबू पाना है, इनके लिए क्या कानून साजी करनी है, हम इस पे नहीं सोचेंगे, हमें इन पे सोचना चाहिए। ये बात दुरुस्त है कि आप जो जिनकी निशानदी करें इस पर फोकस नहीं किया गया, जिसकी वजह से किसानों की जानिब से भी कई तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं हर जगह से। यही मामला है इफ्तिखार साहब कि आप भी हमेशा ये बात कहते रहे कि हमें गलत अल्फाज का चुनाव नहीं करना चाहिए, रियासत का सोचना चाहिए, मुल्क की बात करनी चाहिए। तो जब ये सियासतदान मिल बैठेंगे नहीं तो कैसे मुल्क के हालात बेहतर होंगे? इसका कोई सियासतदान नहीं बैठना चाहते तो ये भाई आपको भी इधर में मेरे भी मिलेंगी है। जहाँ तक रहा सियासतदानों को चुनाव, तो आपको किसने रोका है कि सही आदमी को चुनाव ना करे? जब आप पहले तो जाके वोट बनवाए ना, आप शेड्यूल आने वाला है पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, वोट बनवाने के बाद जाए दिन जाया करें और लाइन में जाके खड़े हों और जिस पार्टी को आप सही समझते हैं उस पार्टी को आप वोट दें। तो तब्दीली का अमल तो ऐसे शुरू होता है ना। ये बात दुरुस्त कह रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन लगता तो यही है कि इलेक्शन होते शायद दिखाई नहीं दे रहे 2 माह में, लेकिन आइन के मुताबिक तो होने चाहिए ना। 100%। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ठीक है जी, हमारे साथ इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर तज़ियाकार और हसन रज़ा डिप्टी ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद थे, और आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। और जिस तरह जनाब पॉलिटिकल सिनेरियो पे हम बात कर रहे थे कि इस वक्त पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो ज़मान पार्क में मौजूद हैं, उन्होंने डेरे जमा दिए हैं, वहाँ पर खैमे भी लगाए गए हैं, और यही अफवाहें गर्दिश करी हैं कि शायद इमरान खान की भी गिरफ्तारी हो सकती है, ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। और ये सारे मामलात थे जिसके हवाले से हमने अब बात की है कि आगे क्या होने जा रहा है सियासत में। और जिस तरह जनाब इफ्तिखार अहमद साहब से हम बात करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या होने जा रहा है या किस तरह इन मामलात को बेहतर किया जा सकता है, अपनी सियासत छोड़ के मुफाद आमा के लिए, अवाम के लिए सोचना चाहिए। लेकिन जब भी हम सर से बात करने की कोशिश करते हैं तो सर को यही शायद लगता है कि शायद हम उनके ऊपर टॉन्ट कर रहे हैं या कोई एक ही मौक़िफ़ हम लोगों ने इख्तियार किया हुआ है। लेकिन सर ऐसा नहीं है, हम सिर्फ अवाम की बात करते हैं और अवाम के लिए ही सोचते हैं। और आपसे भी उनसे सिर्फ तज्जिया जानने की कोशिश कर रहे थे कि वो सीनियर तज्जियाकार हैं तो उनके तज्जिए क्या कहते हैं, किस तरह मिल बैठकर अवाम के लिए सोचना चाहिए। लेकिन उन्होंने हमें ही तज्जियाकार बना दिया है और हमारे ही तज्जिए को उन्होंने उल्टा सीधा कर दिया है। तो कोई नहीं जनाब, ये चलता है, इसी तरह ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो मज़ीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की तरफ। और जनाब महंगाई के इस दौर में जहां अफरा तफरी का आलम बरपा हुआ है, भूख और गुर्बत से जान के लाले पड़ गए हैं, वहीं बेरोज़गारी में तशवीशनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है। और ऐसे हालात में नौकरी मिलना किसी खुशकिस्मती से कम नहीं होती है। लेकिन नौकरी से पहले कामयाब इंटरव्यू पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा टास्क है। और बदकिस्मती से पहली बार नौकरी तलाश करने वाले जो अफराद हैं उनसे लेकर साल मुलाजमत करने वाले लोगों के लिए बिलाशुबा बेशुमार मुश्किलात होती हैं। और किसी भी नई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से लेकर वहाँ एडजस्ट होने तक जो ये शेर लाने से कम नहीं चाहे।
कॉलेज का पहला दिन हो, मुलाजमत के लिए पहला इंटरव्यू हो, दोनों ही बेहद मुश्किल मालूम होते हैं। और हमारे यहाँ पर ख़ास करके जो नौजवान नस्ल है उनको पता ही नहीं होता कि जनाब उन्होंने जब जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है उन्होंने अपनी सीवीज़ में क्या क्या लिखना है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उन्होंने किस तरह जाकर अपने आप को वहाँ पर प्रेजेंट करना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो फर्स्ट इंप्रेशन आपका डालती हैं और अच्छा इंप्रेशन आपका डालती है। तो आज हम इसी वाले से बात करेंगे कि प्रोफेशनल ग्रूमिंग किस तरह की होनी चाहिए और किस तरह हम अपनी मुलाजमत में, अपना जॉब में आगे जा सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। हमारे साथ हसन रज़ा HR एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनसे आज जानेंगे। हसन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त, परफेक्ट, फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। हसन, जॉब जॉब जॉब, हर कोई जॉब की तलाश में इस वक्त फिर रहा होता है और जैसे ही बच्चे अपनी डिग्री ख़त्म करते हैं तो उनका यही सबसे पहले मोटिव होता है कि हमें कोई अच्छी जॉब होनी चाहिए। लेकिन हम जॉब के पीछे क्यों भाग रहे होते हैं? हम अपने बच्चों को ये क्यों नहीं सिखाते कि हमें बिजनेस करना चाहिए, अपना जाके हम कोई एम्पायर खड़ा करें? जॉब ही क्यों तलाश होती है हमें? सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक्स टू यू एंड सेकेंडली मैं स्टार्ट करूँगा दुरूद शरीफ से, जो कि मैं अक्सर अपने प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि इस्मिही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अच्छा मुनीबा, ये ना हमें बचपन में ना एक चीज़ सिखाई गई थी और वो सिखाई गई थी कि नौकरी करनी है। सही। ये नहीं बताया गया, ना सिखाया गया, ना हमारे माइंड में ये डाला गया कि आपने अपना कारोबार स्टार्ट करना है। मुझे याद है जब मैंने 2005 में अपना करियर स्टार्ट किया था तो मुझे मेरे कज़न्स लोग इर्द गिर्द के ऐसे ही कहते थे क्या नौकरी करनी है। आज अगर हसन रज़ा को ये कहा जाता, उस टाइम ये बताया जाता उसके जहन में कि यार तुमने जो है ना भाई अपना बिज़नेस करना है, तो आज मैं एक कामयाब बिजनेसमैन होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ पुप्पो का बेटा, खाला की बेटी, चाचू की बेटी जो काम कर रही होती है तो आपस में कंपैरिजन चल रहा होता है। हाँ। हर एक की ज़िंदगी जो है ना वो अपनी ज़िंदगी होती है, हर एक की किस्मत अपनी किस्मत होती है। लेकिन क्योंकि वो पंजाबी में कहते हैं ना शरीका ने आग लग दी, तो उसमें ये होता है कि यार देखो उनका बच्चा ये पढ़ रहा है, उनका बेटी ये कर रही है, तो आप भी डॉक्टर बन जाए या आप साइकोलॉजिस्ट बन जाए, आप HR में चले जाएं। तो उस टाइम तो कोई ऐसा माइंड में था नहीं। अब मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है। हमारे टाइम पे तो कोई ऐसा था ही नहीं। एक ऑरकुट की वेबसाइट होती थी और लिंक्डइन होता था। अच्छा। ये दो चीज़ें थी। फेसबुक तो तब आया जब 2008-9 में आया, तो लोगों को ज़रा अवेयरनेस ही, करियर प्लेसमेंट भी नहीं थे, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का भी। अब तो माशाल्लाह पीपल आर डूइंग अमेजिंग जॉब। मतलब UCP की बात कर लें, इवन बाकी यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लें, तो उनकी जो करियर प्लेसमेंट चल रहे हैं उनकी मुकम्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने बच्चों को गाइड करना है और उनकी नौकरियां जो हैं वो लगवा के देनी है। लेकिन जॉब ही क्यों, मतलब एक वो सिक्योर होती है, इस वजह से लोग कहते हैं कि अच्छा हम लोग जॉब के पीछे ही जाएं। अच्छा, इसका ना एक मेन एजेंडा ये है कि देखिए हमारे यहाँ जैसे आई एम वर्किंग इन अ टेक सेक्टर, तो हमारे यहाँ जो 30,000 के करीब जो है ना सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हर साल पास आउट होते हैं और नौकरियाँ जो अवेलेबल है ना वो सिर्फ और सिर्फ 2,000 के लिए हैं। तो 28,000 बच्चा क्या करेगा? वो फ्रस्ट्रेट होएगा। Exactly. वो सोशल मीडिया पे जाके नेगेटिव कमेंट्स डालेगा, वो कहेगा यार मुझे तो नौकरी मिल नहीं रही। वो फिर गवर्नमेंट के खिलाफ भी बोलेगा, वो इदारों के खिलाफ भी बोलेगा। फिर उसको क्या होता है, ट्रिगर करते हैं उसके घर वाले, इतना पैसा ला देता है, इतने पैसे तुम पे लगाए हैं, तुम क्या कर रहे हो, नौकरी क्यों नहीं कर रहे? हाँ, वेले हो तुम, दुनिया जहान के निकम्मे हो। अब वो देखो ना हमने 20 लाख लगा दिए, वो तुम कब वापस करोगे? अच्छा, वो क्या होता है उससे फिर वो मेंटली बेचारा, वो मेंटल हेल्थ के उनको मसले मसाइल इश्यूज हो जाते हैं, स्टार्ट करने लगते हैं। लेकिन अब मैंने देखा है क्योंकि हमारे यहाँ टैलेंट बहुत ज़्यादा है, पीपल आर वेरी टैलेंटेड, वेरी टैलेंटेड। अभी आप देखें IT सेक्टर में हमने अपने हमसाया मुल्क को ना मात दी हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ, वी आर इन कम्पीटिंग, मतलब हम उन बहुत अच्छा कम्पीट कर रहे हैं, तो हम उनको जो है ना टफ टाइम दे रहे हैं। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में माइंडसेट चेंज हो रहा है। हमने IT पे हमने अपने ऊपर काम जो है ना वो बहुत देर के बाद स्टार्ट किया था। अगर आप हमारे हमसाया मुल्क को देखें तो वो आजकल एंटरप्रेन्योरियल चीज़ों पे काम करें। हमारे पाकिस्तान में बहुत यूनिवर्सिटीज़ इस पे काम कर रही हैं, तो उस माइंडसेट को चेंज होने में टाइम लगेगा। मतलब नौकरी से आपने मालिक तक का जो सफ़र करना है उसमें इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। इस पे मीडिया का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मीडिया ज़रा पॉजिटिविटी दिखा के कुछ इन चीज़ों को ला के सामने के यार देखो नौकरी के अलावा तुम लोगों के पास ये भी ऑप्शन है। अच्छा, बिजनेस हर तरह के बिजनेस हो सकते हैं। मैं काम करता हूँ IT सेक्टर में, आप यकीन माने 29 साल के CEOs हैं जिसके पास अपनी लेटेस्ट फॉर्च्यूनर है, नई गाड़ियाँ हैं, और हम जैसा कभी अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है
तो हम जाके उनके डिपार्टमेंट सेट करते हैं, मतलब सारी उनके एचआर की स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो ये कहना कि अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा हिस्सा माइंडसेट जो है वो चेंज हो रहा है, लोग जो हैं वो आ रहे हैं बिज़नेस की तरफ और लेके भी आ रहे हैं। हमारे यहाँ अच्छा सीईओ किस तरह बना जाता है ये भी नहीं पता, क्योंकि नौकरी की थी ना भाई, नौकरी करने के बाद फिर आपने ये सोचा किस तरह स्टार्ट करना है। 3-4 तरह की हमारे यहाँ सीईओज जो हैं वो आ रहे हैं। एक फ्रीलांस लोग काम करें, वो फिर अपनी कंपनी स्टार्ट कर देते हैं। एक बंदा होता है इन्वेस्टर, अच्छा, जिसके पास होता है पैसा, वो बिजनेसमैन नहीं होता, वो कहता है यार मैं पैसे लगाऊंगा, पैसा लगाऊंगा, हाँ, तुम लोगों का आइडिया है, तुम लोग आगे आके अपना आइडिया जो है वो बेचो। एक होता है मुकम्मल बिजनेसमैन, जिसको कहता है नहीं यार मैंने ये सारी चीज़ें करनी, अपनी टीम भी बनानी है और टीम बनाने के बाद मैंने बिजनेस को ग्रोथ करना है। अब हमारे यहाँ जो सेठ साहब उठ के आ रहे हैं, मतलब जो सीईओज आ रहे हैं, वो फ्रीलांसिंग के हैं। अच्छा, वो अपवर्क के बाकी जगहों से वहाँ से वो क्लाइंट देखते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स, और वहाँ से जब उनको पैसा आना स्टार्ट होता है फिर वो क्या करते हैं, अपनी टीम्स बनाना शुरू करते हैं। अब उन्होंने काम तो किया नहीं होता, अकेले काम किया होता है, तो उनको फिर मुश्किलात होती हैं। फिर उन मुश्किलात को कवर करने के लिए हम जैसे लोगों की उनको ज़रूरत पड़ती है, फिर हम उनको मुकम्मल तौर पे सारी चीज़ें बना के देते हैं। अच्छा, तो अब जिन्होंने करनी नौकरी है उनके ऊपर आ जाते हैं कि जिन्होंने बिजनेस नहीं करना, उन्होंने नौकरी करनी है, तो उन्हें नौकरी के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो रिक्वायर होती हैं, मतलब अगर वो जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो किस तरह उनसे इंटरव्यू हो सकता है और उन्हें किस तरह तैयार मेंटली होकर जाना चाहिए? अच्छा देखें, सबसे पहले तो एक चीज़ ये कि आपका होमवर्क पूरा होना चाहिए। सही। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स करते क्या हैं, हमारे यहाँ स्टूडेंट्स ये करते हैं, मैं आपको रियल टाइम सिनेरियोज बताऊँ तो आप कहेंगे यार ये क्या हो रहा है। लोग क्या करते हैं, जब इंटरव्यू के लिए जगह पे पहुंचते हैं तो हार्ट बीट तेज, थक, हाँ, एग्जैक्टली, नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होती है। लोगों को लग रहा होता है यार कि लो जी को फांसी का पंदा है, मतलब मैं वहाँ तक ठंडे पसीने आ रहे होते हैं, और लोगों को लग रहा होता है यार कि बस ये मेरी ज़िंदगी का कोई आखिरी लम्हा है जिसको मैं जीने जा रहा हूँ। हालांकि ऐसा नहीं होता। उस टाइम थोड़ी सी एग्जाइटी आपको फील हो रही होती है कि यार अब देखें, अब आपके साथ एक सिचुएशन है, आपने उसको कॉप अप करना है। मैं आपको एक रियल टाइम सिनेरियो बताऊंगा। मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ अपने 20 साल के करियर में किए हैं। एक दफ़ा एक इंटरव्यू करा था एक इदारे में, तो 2 स्टूडेंट्स जो थे ना वो आ गए। अच्छा। एक स्टूडेंट आया तो वो ऐसे बैठा आगे, तो हमने उससे पूछा कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ, तो उसने बताया कि मैं ये इस तरह से करता हूँ, लेकिन फुल घबराया हुआ, मतलब घबराहट का ये आलम कि एक लफ्ज़ उससे बोला नहीं जा रहा। अच्छा। तो मेरा जूनियर आया मेरे पास, कहता है सर ये तो लड़का लगता है हमें नहीं होगा। तो एक और लड़का आया, वो मुझे ना ज़रा अच्छा लग रहा है। मैंने कहा चलो बुलाओ। हमने उसको बुलाया, तो उसने इंटरव्यू ना बड़ा अच्छा दिया, बड़ा कॉन्फिडेंट के साथ। तो मैंने एंड में उन दोनों से पूछा, मैंने कहा यार ये इसका तो नाम भी नहीं था, तुम्हारा तो नाम था, तो ये क्या हुआ? कहते सर मैं तो सारी रात तैयारी करता रहा, इसने कहा होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। अब वो जिसने नहीं होना होगा ना, मतलब एक प्रेशर वो हो गया, और जिसने सारी रात दिन लगा दिए, रातें लगा दी कि जी हमने करना है, तो सम टाइम हम इतना प्रेशर ले जाते हैं चीज़ों का कि हम एक्चुअली परफॉर्म नहीं कर पाते। अच्छा। फिर हमें वो जो इंटरव्यू है ना, इंटरव्यू इट्स अ कॉन्वर्सेशन, जहाँ पर आप एक दूसरे के साथ बैठ के आप अपने आप को सेल कर रहे होते हैं। हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया की टूल्स हैं। लिंक्डइन इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। आप किसी भी इदारे में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपको उस इदारे के नॉर्म्स, वैल्यूज़, कल्चर का पता होना चाहिए कि यार वहाँ पे क्या है। इवन आप जा रहे हैं किसी ब्रांड में, जैसे मैं फैशन डिज़ाइनर्स के साथ बेचर कंसल्टेंसीज करता रहा, तो वहाँ पर उनकी जो ड्रेसिंग थी वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। वहाँ पर वो आते थे, मतलब फैशन डिज़ाइनर्स तो थे, वो ठीक थे। अब कई जगहों पे आप बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो वहाँ जो डिज़ाइन, जो आपकी ड्रेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ, एक चीज़ तो ये कि आपको होमवर्क अपना प्रिपेयर करके जाना चाहिए, दूसरा कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, तीसरा भाई जो उन्होंने क्वेश्चंस आपसे करने हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स पता होने चाहिए। अब हमारे यहाँ होता क्या है, हमारे यहाँ होता है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, फिर हम एंड में कहते हैं यार इदारे ने नौकरी नहीं दी थी, भाई उनका कसूर है। ऐसा नहीं है भाई, एक शीशा आपको दिया है, एक मोबाइल आपको दिया है, क्वेश्चंस आपके पास है, इंटरनेट आपके पास है, आइए मेहनत कीजिए और नौकरी हासिल कर लीजिए। मुझे याद है मैं 2005 में वॉशरूम में खड़ा होके क्वेश्चन आंसर्स जो था वो मैं खुद ही रिपीट करके क्वेश्चन कर रहा, तो अम्मी ने ना अब्बू को कहा कि इसको ना कोई बीमारी हो गई है, कहते हैं तो खुद से बातें करता रहता है। तो मैं वो अपने जो मेरे जो फ्रेंड्स थे, जो मेरे जो यूनिवर्सिटी फेलोज थे, वो उनके इंटरव्यूज़ करता था, मुझे अच्छा लगता था। तो अल्लाह ने करम ये किया कि मुझे HR में मौका मिल गया, फिर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में मौका मिला। तो प्रैक्टिस जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्लैरिटी भी इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव एटीट्यूड। अच्छा फिर ये भी सोच लें कि यार नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई है। एक इंटरव्यू में आप नहीं हुए यार दूसरे में ट्राई कर लें,
दूसरे में भी नहीं हुए, तीसरे में ट्राई कर लें, चौथे में, लेकिन कंटिन्यूटी इज लेकिन एज एन बेसिक क्वालिटीज़ क्या देखी जाती है? मतलब आप तो एचआर के एक्सपर्ट हैं, तो जब आप लोगों के पास आते हैं कैंडिडेट्स, तो क्या बेसिक क्वालिटीज़ आप क्या देखते हो? देखिए ये डिपेंड करता है जॉब के ऊपर। अच्छा। कोई जॉब अगर मतलब हर जॉब्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मैं जैसे एग्जांपल आपको दूं, वैसे मैं जो देखता हूँ, एक तो मैं ये देखता हूँ कि पॉजिटिविटी उस बंदे में कितनी है। दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट मनीबा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खाली कम्युनिकेशन बोलना नहीं है, सुनना भी कम्युनिकेशन है, समझना भी कम्युनिकेशन है, किस सवाल का क्या जवाब देना है वो भी इंपॉर्टेंट है। हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स जो है ना, उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। उनके लिए प्रॉब्लम्स इसलिए होती है क्योंकि देखें, आप यूनिवर्सिटी में उनको बुकिश नॉलेज तो दे रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता। हाँ। अब उनको नहीं पता यार कि मैंने जाके क्या बात कहाँ करनी है, किस फॉरम पे करनी है। अब ऑफिस पॉलिटिक्स इदारों में हो रही होती है, अब उनको नहीं पता होता। अब वो क्या करते हैं, जो हमारे शहजादे होते हैं ना पुराने, वो क्या करते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट कहते हैं यार वहाँ जाके ना तुमने ये बात कर देनी है, तुमने ना ईमेल करनी है तो टू में इसको रखना है, सीसी में इसको रखना है, बीसीसी में इसको। हालांकि ये प्रैक्टिकल चीज़ें यूनिवर्सिटी में नहीं बताई जाती, ना ही उनको बताई जाती। अच्छा, मैं ये चीज़ें चेक करता हूँ कि यार इस बच्चे का एटीट्यूड कितना पॉजिटिव है, फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें कि नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। 3-4 चीज़ें तो मेरी पेट होती है ना, तो वो करता हूँ। और मैं इंटरव्यू करता हूँ बड़ा फ्रेंडली। उसमें ये होता है कि वो खुल के सामने आ जाता है कैंडिडेट, वो फिर आराम से आपसे जो है ना वो बात करता है, आपको बताता है कि क्या है। तो ये 3-4 चीज़ें मैं समझता हूँ कि इंपॉर्टेंट है, जो कि एक बंदे में होनी चाहिए जब भी वो इंटरव्यू देने जाए। कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, और देखें उसको ये पता होना चाहिए यार अगर नहीं भी होगा ना, इट्स ओके, मैं दोबारा से ट्राई करूँगा। मतलब आप एक ही, अगर आपका इंटरव्यू नहीं हुआ, उसमें अगर नाकामी आपको देखनी पड़ी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारी ज़िंदगी कुछ नहीं कर सकते हैं। आप दोबारा से ट्राई करें, ख़ुद को दोबारा से तैयार करें कि मैं कहीं और जाके अप्लाई कर सकता हूँ। और इसी तरह आपको पता चलता है कि जनाब आप कितने क्रेडिबल हैं, या कहाँ कहाँ आप लैग कर रहे हैं, जहाँ पर आपको अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। तो जनाब ये आज का टॉपिक था कि किस तरह हम प्रोफेशनली अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, हमारी ग्रूमिंग होनी चाहिए, कम्युनिकेशन लेवल हमारा किस तरह का होना चाहिए, अगर हम जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हसन रज़ा एचआर एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। हसन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और हमें इतनी अच्छी टिप्स देकर जा रहे हैं। ख़ासतौर पर जो नए आने वाले बच्चे हैं उन्होंने ये इन चीज़ों का खास करके ख्याल रखना है। मुझे आपने इजाज़त देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।